नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जी जिसमें तो जैसा कि फ्रेंड्स आपका एसएससी एमटीएस के लिए जो PYQ का जो सीरीज चल रहा था उसका जो आज का जो लेक्चर है आपका लेक्चर नंबर 18वां है। ठीक है, इससे पहले आपको 17 लेक्चर करा दिए गए हैं। जो लोग भी नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम आपका 1 सितंबर से शुरू होना है, तो उसके लिए जितना मुझसे हो सकता था उससे अधिक ही आप लोग के लिए जो वीडियो है प्रोवाइड करा दिया गया है। जैसा कि आपका 17 क्लास तो ये हो गया, साथ में आपका एसएससी सीजीएल में जो आपके करंट अफेयर्स पूछे गए थे उसका भी क्लास है आपको करा दिया गया है। इसके अलावा आज आपका एसएससी सीएचएसएल में जितने भी करंट अफेयर्स पूछे गए थे दोनों में मिला दें तो लगभग 400 करंट अफेयर्स के प्रश्न जो कि आपको कराया गया है। ठीक है, तो जो लोग भी नहीं देखे हैं आपसे निवेदन है चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। सबका प्लेलिस्ट है जो कि बना हुआ है। इसके अलावा इसका अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो PDF आपको कहाँ मिलेगा, तो आपको बता दें टेलीग्राम पर तो भेज ही दिया गया है, लेकिन अगर आप सबको एक जगह चाहते हैं, एकत्र चाहते हैं, तो आपको व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना होगा 9973। ठीक है, 9973741666। ठीक है, लेकिन व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज क्या कीजिएगा। ठीक है, तो मैसेज आपको करना होगा आपका अपना जो एमटीएस का एग्ज़ाम है उसका डेट और शिफ्ट। ठीक है, डेट और शिफ्ट और नाम। ठीक है, डेट शिफ्ट और नाम अपना मैसेज कर दीजिएगा, तभी आपके मैसेज का रिस्पॉन्स है जो कि किया जाएगा और आपको एक जगह सभी PDF, चाहे आपका करंट अफेयर्स का हो या 18वां क्लास तक का जो 18 क्लास हो चुका है उसका हो, या आपका जो भी आपके टॉपिक वाइज कराए गए हैं उसका PDF हो, सभी का PDF आपको एक जगह मिल जाएगा अगर आप इस नंबर पर मैसेज करते हैं अपना डेट, नाम और शिफ्ट के साथ तब। ठीक है, चलिए, तो ये सब तो रही बात आपकी बात की, लेकिन हम लोग अभी क्लास को शुरू करते हैं। इसके बाद आपका 102 क्लास और आएगा। इसके बाद जो आपका है एसएससी सीजीएल, ठीक है, एसएससी सीजीएल का या सीएचएसएल का आपका PYQ चलाया जाएगा जितने भी शिफ्टों में आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है। तो जो लोग भी रुचि रखते हैं आप लोग चैनल को फॉलो करते रहिएगा और भी जानकारी आप लोग को मिलती जाएगी। और सबसे पहले टेलीग्राम पे जानकारी आपको मिलती है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहां से भी जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है आपका कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 24 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत शुरू किए गए अभियान का नाम बताना था। तो ये क्वेश्चन आज का जो एसएससी सीएचएसएल का जो करंट अफेयर्स का क्लास हुआ था उसमें भी हमने आपको कराया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है पंख अभियान। ठीक है, पंख अभियान इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंख अभियान चलाया किसके द्वारा गया है, तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया है। तो मध्य प्रदेश का सरकार में जो आपके मुख्यमंत्री हैं वो कौन है वर्तमान में। ऐसे तो मध्य प्रदेश में अभी दोस्तों आपका 1 से 2 महीना बाद चुनाव होने वाला है, लेकिन वर्तमान में जो आपके मुख्यमंत्री हैं वो आपके शिवराज सिंह चौहान जी हैं। ठीक है, तो शिवराज सिंह चौहान राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपको क्या जानकारी मिलता है, तो 24 जनवरी को क्या मिलता है, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा एक ऑप्शन में आपका मांझी कन्या भाग श्री आपका योजना शुरू किया गया था। ठीक है, ये भी योजना का नाम दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। तो ये किसके द्वारा चलाया गया था, तो ये आपका महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलाया गया है, इसको भी याद रखिएगा। एक आपका है CBSE उड़ान योजना, ये किसके द्वारा चलाया गया था, तो ये दोस्तों आपका CBSE के द्वारा चलाया गया था, यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। ठीक है, कि CBSE के द्वारा चलाया गया था। इसका आखिरकार उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य की बात करेंगे तो इस कड़ी में केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड शिक्षा बोर्ड के द्वारा सरकार के मार्गदर्शन में मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD की सहायता से उड़ान योजना की शुरुआत की गई थी, जो योजना केवल उन बालिकाओं के लिए होगी जो अपने उच्च तकनीकी शिक्षा को पाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका योजना से संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट आपका है कि सूची 1 को सूची 2 से दोस्तों आपका क्या करना है, तो मिलान करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं। इससे पहले आपका जो सूची 1 और सूची 2 में दिया गया है तो आखिरकार दिया क्या गया है, तो दिया गया है आपका बंदी प्रत्यक्षकरण, इसके अलावा दिया गया है परमादेश, परमादेश के अलावा आपका दिया गया है फ्रेंड्स आपका अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा के अलावा दिया गया है उत्प्रेषण रेट। ठीक है, उत्प्रेषण रेट दिया गया है। तो ये फ्रेंड्स आपको बता दें ये आपका जो क्या एक आपका रेट दिया गया है। ठीक है, जो आपके संविधान में अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के जो रेट हैं वो दोस्तों आपका वर्णित है। ठीक है, तो 5 प्रकार के रेट दिया गया है, सामने आपको दिया गया है कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बारी बारी से पहले हम लोग रीट को देख लेते हैं। तो रीट यानी होता क्या है, तो रीट आपका 5 प्रकार का होता है जो कि सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है। कौन, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, इसके अलावा
इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय तो अनुच्छेद 32 के तहत करता है। इसके अलावा हाई कोर्ट की बात करेंगे तो हाई कोर्ट आपका 226 के तहत करता है, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है कि रिट है जो कि सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत, हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत, ये अनुच्छेद भी आपको याद रखना होगा। इसके अलावा आपको 5 प्रकार का रिट है। तो पहला जो रिट है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण है, जिसे कि हम लोग इंग्लिश में हॉबियस कॉर्पस भी कहते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत गिरफ्तारी का आदेश करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि बंदी को न्यायाधीश के सामने उपस्थिति दर्ज करे और उसके कैद के रहने की वजह बताएं, ठीक है। न्यायाधीश अगर उन कारण से असंतुष्ट होता है तो बंदी को छोड़ने का हुक्म जारी कर सकता है, ठीक है। मान लीजिए कोई आपका गिरफ्तार हो गया, ठीक है, कोई आपका गिरफ्तार हो गया, उसको आपका 24 घंटा के भीतर आपको न्यायालय में क्या करना होता है, उसको प्रस्तुत करना होता है न्यायाधीश के सामने, ठीक है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो मतलब होता है आपका यही होता है, यानी कि प्रत्यक्ष उपस्थित होना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 ए का ऑप्शन 3 कौन दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, ठीक है। चलिए बारी बारी से एक बार हम लोग और देख लेते हैं। एक आपका है परमादेश यानी कि मेंडमस। मेंडमस क्या होता है, तो इसके द्वारा न्यायालय अधिकारी को आदेश देता है कि वो आदेश देता है कि उस कार्य को करे जो उसके क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये किसको दिया जाता है, अधिकारी को दिया जाता है, ठीक है। किसको दिया जाता है, तो अधिकारी को दिया जाता है, ठीक है। कौन सा रिट, परमादेश, ठीक है। इसके अलावा परमादेश के आपके ऑप्शन में है तो है। तो आदेश परमादेश क्या दिया गया है, आदेश देना। तो आदेश देना ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, तो बी का 2 आपका हो जाएगा, ठीक है। हम लोग को आंसर नहीं जानना है, हम लोग को इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस जानना है और आने वाले सवालों, आने वाले एग्जामों में इससे जुड़े जो प्रश्न आएंगे उसको हल करना है। तो हम लोग पूरे को देखेंगे, ठीक है। अगर सिर्फ क्वेश्चन को हल करना होता तो हम लोग ए का 3 से ही हल कर सकते थे कि ए का 3 हो जाएगा, तो चलिए ये राइट आंसर हो गया, लेकिन नहीं, हम लोग पढ़ेंगे आगे। इसके अलावा एक आपका होता है प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन, ठीक है। ये क्या होता है, तो ये फ्रेंड्स होता है कि किसी भी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी हो सकता है। इसके माध्यम से न्यायालय के न्यायिक अर्ध न्यायिक संस्था को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्य करने से रोकता है, ठीक है। इसके अलावा प्रतिषेध रिट का मुख्य उद्देश्य किसी अधीनस्थ न्यायालय को अपनी अधिकारिकता का अतिक्रमण करने से रोकना है तथा विधायिका, कार्यपालिका या किसी निजी व्यक्ति या निजी संस्था के खिलाफ इसका प्रयोग नहीं होता है। तो क्या प्रतिषेध दिया गया था, प्रतिषेध आपका नहीं दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन नंबर उत्प्रेषण यानी कि सेट्रियोटी, ठीक है। ये क्या होता है, तो ये रिट किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय को अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा है को रोकने के लिए दिया जाता है, ठीक है। प्रतिषेध व उत्प्रेषण में एक अंतर है कि प्रतिषेध रिट उस समय जारी की जाती है जब कोई कार्यवाही चल रही है, इसका मूल उद्देश्य कार्यवाही को रोकना होता है, जबकि उत्प्रेषण रिट कार्रवाई समाप्त होने के बाद निर्णय समाप्ति के उद्देश्य से की जाती है। ये आपका एक आंसर है, अंतर है। तो उत्प्रेषण का मतलब क्या होगा, तो उत्प्रेषण का मतलब दोस्तों आपका हो जाएगा, उत्प्रेषण रिट दिया गया है यानी कि दावे की वैधता की जांच करना, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। इसके अलावा एक आपका है, ठीक है, ऑप्शन उत्प्रेषण रिट का मतलब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि प्रमाणित किया जाना। इसके अलावा ऑप्शन नंबर सी है अधिकार परीक्षा, इसका मतलब होगा दावे की वैधता की जांच करना। चलिए इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अधिकार जो परीक्षा एक रिट है वो दोस्तों उसको हम लोग कहते हैं को वारंटो, ठीक है। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो को वारंटो कहते हैं। इसके अलावा इस कड़ी में अंतिम रिट होता है जिसका अर्थ होता है आप क्या प्राधिकार हैं होता है। यह अवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है। साधारण अवस्था में संवैधानिक उपचारों को निलंबित नहीं किया जाएगा, संसद इनको लागू करने के लिए उचित अधिनियम बनाएगा। आपातकालीन स्थिति में अध्यादेश तथा अधिनियम के द्वारा भारत या उसके किसी प्रदेश में आवश्यकता अनुसार कुछ भी मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका 5 प्रकार का रिट था जो कि हमारे संविधान में वर्णित है, ठीक है। कहाँ पर है, तो हमारे संविधान में वर्णित है, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ष की ओर। तो अगला है अर्थव्यवस्था में, ठीक है। अर्थव्यवस्था में आपको बताना है कि चक्रीय प्रवाह के सरल मॉडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य यानी कि गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 दिया गया है कि समस्त उपभोग समस्त व्यय से अधिक होता है, तो ये फ्रेंड्स आपका ऑप्शन गलत है। इसके अलावा एक दिया गया है इसमें सरकारी हस्तक्षेप होता है, तो ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा एक दिया गया है इसमें बाकी दुनिया के साथ कोई व्यापारिक गतिविधि नहीं होता है, तो बिल्कुल ये भी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सिर्फ आपका सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 1 कहाँ पर है, तो केवल आपका ऑप्शन नंबर 4 में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा चक्रीय प्रवाह यानी कि सर्कुलर फ्लो आखिर होता क्या है, तो सर्कुलर फ्लो मॉडल दर्शाता है जैसे पैसा समाज के माध्यम से कैसे चलता है। पैसा उत्पादकों से श्रमिकों तक मजदूर के रूप में प्रवाहित होता है और उत्पादों के भुगतान के रूप में उत्पादकों के पास वापस प्रवाहित होता है। संक्षेप में कहें तो एक अर्थव्यवस्था पैसे का एक अंतहीन चक्रीय प्रवाह है, ठीक है। चलिए
हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में, ठीक है, किस क्षेत्र में आपका उच्च कोटि का लौह अयस्क पाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग को भी क्या करना है, आंसर बताते चलना है, ठीक है। तो उच्च कोटि के लौह अयस्क आखिरकार कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो उच्च कोटि के जो लौह अयस्क हैं आपका उत्तरी उड़ीसा में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उच्च कोटि पूछा गया है फ्रेंड्स, ठीक है। इसके अलावा भारत में लौह अयस्क की बात करेंगे तो बहुत बड़ा भंडार, विश्व का 16.5% आपका भारत में ही विद्यमान है लौह अयस्क। लौह अयस्क की बात करेंगे तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट किस्म का लौह अयस्क अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसमें लोहांश की जो मात्रा होती है 60 से 70% होता है। इसके अलावा भारत में लौह अयस्क के 50% जो भंडार है आपका झारखंड के सिंहभूमि जिले में, ठीक है, तथा उड़ीसा राज्य के क्योंझर, बुनाई, सुंदरगढ़, मयूरभंज जिलों में पाया जाता है। इसके अलावा लौह अयस्क यह क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा तथा संपन्न क्षेत्र है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है कि सावज निम्नलिखित में से किस प्रतियोगिता का आधिकारिक शुभंकर था, ठीक है। तो सावज की बात करेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि भारत के 36वें राष्ट्रीय खेल का ये क्या था, तो आधिकारिक शुभंकर था, ठीक है। इसके अलावा भारत में जो आपका 36वां राष्ट्रीय खेल आखिरकार हुआ था वो कहाँ पर हुआ है, तो आपका गुजरात में आयोजित हुआ था। कब से कब तक हुआ है, तो 29 सितंबर से 12 अक्टूबर के बीच में, ठीक है। इसके अलावा आपका ट्रॉफी है जो कि किसने जीता है, तो ट्रॉफी आपका सर्विसेज ने जीता था। कुल आपका 61 स्वर्ण, 35 रजत और 35 कांस्य पदक के साथ। इसके अलावा महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र पदक तालिका में दूसरा स्थान पाकर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बेस्ट स्टेट ट्रॉफी भी उठाई थी और महाराष्ट्र ने इस गेम में सबसे अधिक पदक भी जीते थे, ठीक है। तो अगर राज्यों में आपका पूछा जाएगा सबसे अधिक पदक 36वां राष्ट्रीय खेल में किसने जीता, तो महाराष्ट्र ने जीता था। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका ये भी पहले भी बन चुका है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बेस्ट ट्रॉफी, स्टेट ट्रॉफी किसने उठाया था, तो ये भी महाराष्ट्र ने उठाया था। अभी ही आप रिकॉल कर लीजिए, बाद में नहीं बोलिएगा सर आपने तो बताया ही नहीं था। इसके अलावा कुछ प्रमुख खेलों के और भी शुभंकर को देखें जो कि आपका हाल ही में संपन्न हुआ है, तो आपका फीफा अंडर 17 विश्व कप, ठीक है। इसका जो शुभंकर था आपका ईवा था जो कि महिला सैन्य थी। इसके अलावा 22वां जो राष्ट्रमंडल खेल है जो कि 2022 में आपका बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित हुआ है, उसका शुभंकर की बात करेंगे तो पेरी द बुल, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात हो रही है, ठीक है। तो यूथ गेम्स की बात करेंगे तो आशा जो कि एक प्रकार का चीता था वो शुभंकर था। इसके अलावा 24वां जो शीतकालीन ओलंपिक आपका हुआ है बीजिंग में, ठीक है। शीतकालीन ओलंपिक की बात हो रही है फ्रेंड्स, ठीक है। तो शीतकालीन ओलंपिक की बात करेंगे तो विंग डोएन ये आपका शुभंकर था। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2021 की बात करेंगे, 21 में हुआ था लेकिन ये आपका 2020 का ही ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था, तो ये आपका क्या था, तो मिराई तोबा था। इसके अलावा 22वां फीफा विश्व कप की बात करेंगे तो इसका शुभंकर आपका क्या था, तो लाइव था। इसके अलावा 36वां की बात हम लोग कर लिए जो कि सावज था, जो कि क्या था, एशियाई शेर था, ठीक है। इसके अलावा और बात करेंगे तो फीफा महिला विश्व कप 2023 की बात करेंगे तो तजुनी यह आपका शुभंकर था। 15वां हॉकी विश्व कप 2023 की बात करेंगे जो कि आपका ओली था, ठीक है। इसके अलावा 44वां शतरंज ओलंपियाड जो कि चेन्नई में आयोजित हुआ है, उसका शुभंकर आपका थम्बी था। और महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की बात करेंगे तो वीरा जो कि एक प्रकार का चीता था वो आपका शुभंकर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 1932 में कौन सा संख्यात्मक पैमाना था, ठीक है। संख्यात्मक पैमाना पेश किया गया था जिसने फ्लूओरिन की विद्युत ऋणात्मकता 4.0 निर्धारित की थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को भी बताते चलना है आखिरकार राइट आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। तो देखिए इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि पोलिंग स्केल, ठीक है। पोलिंग स्केल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक आपका ऑप्शन में एक प्रश्न में दिया गया है विद्युत दृढ़ ऋणात्मकता यानी कि विद्युत और ऋणात्मकता का संधि, ठीक है। किसी परमाणु का एक क्या है, तो रासायनिक गुण है जो दर्शाता है कि वो परमाणु किसी सहसंयोजित आबंध में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने में कितना सक्षम होता है, ठीक है। इसे लाइनस पॉलिंग ने सन 1932 में सहसंयोजी आबंध सिद्धांत के विकास के रूप में क्या किया था, तो प्रयुक्त किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो पूछा गया था एक रेलगाड़ी में यात्रा करते समय एक यात्री ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम और इसके महान आदर्शों के खिलाफ है जो कि बोलना शुरू किया था, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह परिस्थिति के संबंध में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है तकरीबन हम लोगों ने 18 क्लास अभी तक क्या किया है, आप कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो 18 क्लास में से लगभग 15 से 16 क्लास में हम लोगों ने मौलिक कर्तव्य के विषय में उससे संबंधित 11 जो मौलिक कर्तव्य है कब जोड़ा गया है, किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, कितना जोड़ा गया है, सभी फैक्ट्सों को हम लोगों ने देखा था।
ठीक है। तो आज भी 18वां क्लास आपका चल रहा है, उसमें भी ये प्रश्न आपका बना है, तो इसको भी आज भी हम लोग देखेंगे ताकि आप लोग का रिवाइज हो सके। ठीक है। तो पहली बात तो मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, 51A के अनुच्छेद में है, जैसा कि हर ऑप्शन में आपको लिखा गया है। लेकिन आपको बताना है कि 51A के सब क्लोज में कौन ये जो ऊपर दिया गया स्टेटमेंट है वो कौन से सब क्लोज में आपका निहित है। तो चलिए हम लोग पूरे 11 मौलिक कर्तव्य को देख लेते हैं, इसके बाद आप इसका आंसर खुद ही बता दीजिएगा। ठीक है। तो देखिए 51A का जो सब क्लोज ए है उसमें जो मौलिक कर्तव्य दिया गया है क्या है कि संविधान का पालन करना है, इसके अलावा उसके आदर्शों और संस्थानों और राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रगान का सम्मान करना है। ठीक है। तो ये तो आपका नहीं दिया गया था स्टेटमेंट। आपका ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, मतलब सब क्लोज बी दिया गया है कि उन महान आदर्शों को संजोना है जो कि उनके पालन करना है जिन्होंने हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया है। ठीक है। तो यही स्टेटमेंट आपके सीधे उठाकर इस क्वेश्चन में दिया गया है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 दिया गया है 51A का सब क्लोज बी, ये आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए इसके अलावा 51A का सी हम लोग देख लेते हैं झटपट में। तो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना है। 51A का डी क्या है, तो देश की रक्षा करना है, जरूरत पड़ने पर या कहे जाने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करना है। 51A का ए की बात करेंगे तो भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय या अनुभागीय विविधताओं से परे सद्भाव और समान भाईचारों की भावना को बढ़ावा देना है। महिलाओं के सम्मान के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्याग करना है। 51A का एफ की बात करते हैं तो हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना है और उसका संरक्षण करना है। इसके अलावा 51A के जी की बात करेंगे तो वन झीलों, नदियों, वन्य जीवों सहित प्राकृतिक जो पर्यावरण को महत्व देना है, उनकी रक्षा करना है, उसमें सुधार करना है, जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखना है। 51A का एच की बात करेंगे तो वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद, जांच और सुधार की भावनाओं को विकास करना है। इसके अलावा 51A का सब क्लोज आई की बात करते हैं तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, हिंसा से दूर रहना। इसके अलावा 51A का जे की बात करेंगे तो व्यक्तिगत समूह गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना ताकि राष्ट्र निरंतर प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक पहुँच सके। इसके अलावा 51A का के है जो कि हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है, और इसे कब जोड़ा गया है, तो इसे दोस्तों आपको बाद में जोड़ा गया है। वो 10 मौलिक कर्तव्य आपका एक साथ समूह में जोड़ा गया था, लेकिन एक जो मौलिक कर्तव्य आपका है 51A का सब क्लोज के, वो दोस्तों आपका जोड़ा गया था 2002 ईस्वी में 86वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है। तो 51A का सब क्लोज के आखिरकार कहता क्या है, तो कहता है कि माता पिता या अभिभावक का अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर को प्रदान करने का ये कर्तव्य है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच आपको ये जो बच्चे हैं उन माता पिता का कर्तव्य है कि आपका उन बच्चों को क्या करें, तो शिक्षा दे। ठीक है। तो ये दोस्तों आपका मौलिक कर्तव्य से संबंधित कुछ प्रावधान थे, कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार ना जाने कितनों बार पूछे जाते हैं। ठीक है। तो इन सभी को दोस्तों आपको क्या करना है, रट लेना है। क्या करना है फ्रेंड्स, तो रट लेना है। ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय शास्त्रीय नर्तकी या नर्तक 2003 के पद्म भूषण पुरस्कार की प्राप्त करता थी। ठीक है। तो 2003 में बात करेंगे तो जो आपका पद्म भूषण मिला है, जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से आपका जो चौथा ऑप्शन है सोनल मानसिंह का। ठीक है। सोनल मानसिंह को आपका 2003 में पद्म भूषण विभूषण, ठीक है, पुरस्कार मिला है। इसके अलावा पद्म विभूषण पाने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता भी यह आपकी थी। ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे हम लोग तो ऑप्शन में दिया गया है एलम इंदिरा देवी। ठीक है। एलम इंदिरा देवी की बात करेंगे तो इनका जो संबंध है आपका मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से है, और इन्हें भारत सरकार के द्वारा 2014 में, कब, 2014 में आपका पद्मश्री अवार्ड दिया गया था, इतना याद रख लीजिएगा। इसके अलावा ऑप्शन में आपका बिरजू महाराज जी दिए गए हैं। तो बिरजू महाराज की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपके इनका जो संबंध आपका कथक से है, बहुत ही फेमस आपकी नृतंगना है या नर्तक हैं, आप लोग को भी मालूम होगा। ठीक है। 1986 में इन्हें पद्म विभूषण दिया गया है, इसको याद रखना है। इसके अलावा 2016 में इन्हें हिंदी फिल्म आपका एक आया था बाजीराव मस्तानी, जो कि दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह का एक्ट्रेस थे, आप लोग ने जरूर देखा होगा। उसमें एक आपका सॉन्ग था मोहे रंग दो लाल। ठीक है। उस गाने पर नृत्य निर्देशन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार भी इनको मिला था 2016 में। इसके अलावा इन्होंने कला आश्रम की स्थापना की थी, कहाँ पर, दिल्ली में। ठीक है। कला आश्रम की स्थापना की थी। साथ में इनका जो मृत्यु है अभी 16 जनवरी 2022 को आपका कुछ समय पहले ही हुआ है। ठीक है। इसके अलावा सोनल मानसिंह के संबंध में हम लोगों ने बात कर लिया था। सोनल मानसिंह के संबंध में हम लोगों ने बात किया था। ठीक है। 2003 में इनको पद्म विभूषण मिला था। ठीक है। 2003 में आपका पद्म विभूषण मिला था। ठीक है। तो 2003 में दोस्तों इन्हें पद्म विभूषण मिला था। यहाँ पर कुछ
एरर हो गया है तो उसको हम लोग सुधार कर देंगे पीडीएफ में, ठीक है। बाकी 1992 में इन्हें पद्म भूषण भी मिला है, ठीक है। ये तो पद्म विभूषण मिला था, इसके अलावा पद्म भूषण भी इनको मिला है। साथ में सोनल जो मानसिंह है उनका जो संबंध है, अगर आपसे नृत्य पूछे तो नृत्य आपका राइट आंसर भरतनाट्यम और उड़ीसी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन के अनुसार क्लिक करना है, कभी कभी दोनों दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा चरण, ठीक है, कौन सा चरण चक्र में शामिल नहीं होता है, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा चरण है जो कि जल चक्र में, ठीक है, जल चक्र में आपका क्या होता है, शामिल नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है आपका, ऑप्शन दिया गया है वाष्पन दिया गया है, अवक्षेपण दिया गया है, संघनन दिया गया है, साथ में एक ऑप्शन आपका जलायोजन दिया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर अगर आप लोग को मालूम है तो ठीक है, अगर आप लोग को मालूम नहीं है, ठीक है, अगर आप लोग को मालूम नहीं है तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका 4 दिया गया है, ठीक है, 4 दिया गया है जल योजन, ठीक है, वो दोस्तों आपका राइट आंसर नहीं होगा, ठीक है। जो आपका जो जल चक्र होता है उसमें जो प्रमुख प्रक्रिया होती है, एक तो आपका वाष्पीकरण का होता है जो कि, ठीक है, इसके अलावा एक आपका वाष्पोत्सर्जन का होता है, एक आपका संघनन का होता है, इसके अलावा एक दोस्तों आपका किसका होता है तो अवक्षेपण का होता है, ठीक है। तो ये कुछ जल चक्र की कुछ प्रक्रिया हैं जो कि आपका उसके द्वारा आपका जो जल चक्र है वो दोस्तों आपका होता है, ठीक है। इसके अलावा आप आखिरकार वाष्पीकरण क्या होता है, तो वाष्पीकरण जल वाष्प में, जल जो होता है वो आपका वाष्प में बदल जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उस वाष्पीकरण कहते हैं। जल चक्र में जल निकाय या मिट्टी से पानी वाष्पित हो जाता है। वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, तो पत्तियों में जो रंध्र के माध्यम से पौधे की जो पत्तियां हैं, पौधे की पत्तियों से पानी का निकलना हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। संघनन आपका पानी में वाष्प का जो रूपांतरण होता है, पानी का वाष्प में रूपांतरण आपका संघनन कहलाता है। जल निकायों पौधे और मिट्टी से वाष्पित पानी वायुमंडल में ऊपर उठता है और कम तापमान के कारण वहाँ ठंडा हो जाता है और जिससे बादल बनता है। अवक्षेपण किसे कहते हैं, तो अवक्षेपण वर्षा, बर्फबारी, ओलों आदि जैसे वर्षा के रूप में पानी का विभिन्न रूपों में पृथ्वी पर वापस आना ही क्या कहलाता है, अवक्षेपण कहलाता है, ठीक है। चलिए आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है MEDP का पूर्ण रूप क्या होता है, ठीक है। तो MEDP का जो फुल फॉर्म होगा यानी कि पूर्ण रूप होगा वो आपका माइक्रो एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, माइक्रो एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट प्रोग्राम आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर की, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि JNU नई दिल्ली की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो JNU की बात करेंगे जो कि दोस्तों आपका नई दिल्ली में स्थित है। उनको हाल ही में फरवरी 2022 में आपके जो शांति श्री पंडित थे, शांति श्री पंडित को आपका कुलपति नियुक्त किया गया था जो कि महिला थे, और JNU के इतिहास में ये पहली महिला भी आपकी जो थी जो कि जिन्हें कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल में कुछ नियुक्तियों को देखें तो दीपक दास, ठीक है, एक आपका दीपक दास हैं जिन्हें केंद्र सरकार ने लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA का व्यय विभाग वित्त मंत्रालय का प्रभार सोनाली सिंह को दिया है, ठीक है, सॉरी लेखा महानियंत्रक CGA का प्रभार दिया है, ठीक है। इसके अलावा वित्त मंत्रालय का प्रभार आपका सोनाली सिंह को दिया है। इसके अलावा JNU के जो कुलपति थे जगदीश कुमार आपके पंडित से पहले, वह आपका उनको आपका क्या बनाया है, तो UGC यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके अलावा SSR ग्लोबल फंड लिमिटेड के निवेशक प्रबंधक SR कैपिटल लिमिटेड ने अनिल चौधरी को अपने धातु और खनन व्यवसाय के लिए CEO नियुक्त किया है। इसके अलावा अतुल दिनकर राणे को ब्रह्मोस एयरोस्पेस लिमिटेड का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसने विधवाओं के पुनः उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित किया था, ठीक है, अपना जीवन समर्पित किया था और 1893 में पुनः विवाह संघ की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में आपका D के कर्व दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका D के कर्व आपका राइट आंसर हो जाएगा। D के कर्व के बारे में बात करें तो इनका पूरा नाम है ढोंडो केशव कर्व, ठीक है, ढोंडो केशव कर्व, ठीक है। ये आपका इनके द्वारा मुंबई में स्थापित किया गया था एक महिला विश्वविद्यालय जो कि SNDT महिला विश्वविद्यालय के नाम से चला था और भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय था। इसके अलावा इनको 1958 में भारत रत्न और 1955 में पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। किनको, तो D के कर्व को, ठीक है। इसके अलावा भारत में हिंदुओं विधवाओं की दयनीय और शोचनीय दशा को देखकर महर्षि कर्वी
महर्षि कर्ब मुंबई में पढ़ते समय भी विधवा विवाह के समर्थक बन गए थे। इसके अलावा 1893 में विधवा विवाह मंडली और 1899 में पुणे में विधवा आश्रम की स्थापना की थी। 1906 में बम्बई में भारतीय स्त्री महिला विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी, जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया था, SNDT महिला विश्वविद्यालय मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 13 है कि किस वर्ष ISSF विश्व कप में रुद्राक्ष पाटिल ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। ठीक है, तो 2023 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2023 के जो आपका ISSF जो विश्व कप हुआ था उसमें रुद्राक्ष पाटिल ने पुरुषों के 10 मीटर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक है जो कि अपने नाम किया था। इसका जो आयोजन है आपका ISSF विश्व कप का काहिरा मिस्र में हुआ था। इसके अलावा आपका रुद्राक्ष पाटिल के अलावा तिलोत्तमा सेन ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक भी जीता है। ये भी प्रश्न आपका बन चुका है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि आज SSC CHSL का सभी शिफ्टों का करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन है आपको मैंने कराया है। जो लोग नहीं देखे हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बेरोजगारी को मापने की एक पद्धति नहीं है। ठीक है, तो एक पद्धति नहीं है तो ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया है मासिक स्थिति पद्धति। ठीक है, मासिक स्थिति पद्धति दोस्तों आपका ये बेरोजगारी मापने का क्या है तो मीटर नहीं है। ठीक है, यानी कि पद्धति नहीं है। नेक्स्ट आपका है विटामिन ए की कमी से कौन कौन सा रोग होता है, तो ऑप्शन में दिया गया है बेरी रतौंधी और स्कर्वी और सूखा रोग। तो इसे आप आसानी से बता दीजिएगा कि विटामिन ए की कमी से आपका जो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है रतौंधी, वो दोस्तों आपका नहीं होता है। इसके अलावा विटामिन ए की कमी से और कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी के अलावा एक आपका रोग है आपका जीरोफ्थेल्मिया, जिसे कि शुष्का छिपाक भी कहते हैं। ठीक है, ये आपका विटामिन ए की कमी से होने वाला बीमारी है। साथ में विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है आपका क्या है तो रेटिनॉल है, और अच्छी दृष्टि के लिए आपका मदद करता है, आंखों को स्वस्थ बनाए रखता है विटामिन ए। ठीक है, इसके अलावा विटामिन की कमी से कुछ होने वाले रोगों को नाम हम लोग देख लें तो विटामिन ए की कमी से जैसा कि रतौंधी और जीरोफ्थेल्मिया, विटामिन B1 की कमी से फ्रेंड्स आपका बेरी, विटामिन B12 की कमी से आपका किलोसिस या त्वचा का फटना होता है, विटामिन B3 की कमी से आपका मंदमुंदी बालों का सफ़ेद होना, विटामिन B5 की कमी से फ्रेंड्स पेलाग्रा। ठीक है, इसके अलावा विटामिन B6 की कमी से एनीमिया या चर्मरोग होता है, विटामिन B7 की कमी से फ्रेंड्स आपका लकवा या शरीर में दर्द होता है, विटामिन B12 की कमी से आपका रक्त छिन्नता या पांडु रोग जो होता है। इसके अलावा विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी मसूड़े का फूलना, विटामिन डी की कमी से बच्चों में युवा में रिकेटस और बच्चों में आपका ऑस्टियोमलेशिया होता है, विटामिन ई की कमी से आपका नपुंसकता का बाध्यता होता है। इसके अलावा विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न बढ़ना आपका विटामिन के की कमी से होता है। इस सभी फैक्टर्स को आपका PDF में शामिल किया गया है, वहाँ से आप लोग रिवाइज भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय मरुस्थल के संबंध में आपका सत्य है। ठीक है, तो आपका बताना है, तो इसका राइट आंसर पहले हम आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर जो 4 है यह अरावली के उत्तर पश्चिम में स्थित है, ये आपका बिल्कुल सत्य है। बाकी जो भी ऑप्शन दिया गया है वो आपका असत्य है, यानी कि गलत है, तो उसको पढ़ना भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं भारतीय मरुस्थल का। ठीक है, तो भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मरुस्थल कौन सा है, तो आपको मालूम होगा थार है। थार जो कि कहाँ मौजूद है तो राजस्थान में। यहाँ बहुत कम वर्षा प्राप्त होता है, जो प्रतिवर्ष 150 mm से भी कम है। इसे मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये एक लहरदार रेतीला मैदान है जिसमें अनुपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, इसके अलावा यह अरावली पहाड़ी के उत्तर पश्चिम में गर्म दिनों और ठंडी रातों के बहुत चरम मौसम के साथ स्थित है। उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा इसमें पर्याप्त रेत के टीले के साथ साथ रेत का अर्ध शुष्क मैदान है। लूनी मरुस्थल में सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, अगर लूनी नदी की बात करेंगे तो राजस्थान से निकलता है, कहाँ पर थार मरुस्थल में। यह विश्व का सबसे घनी जनसंख्या वाला मरुस्थलों में से एक है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है लोटिया किस राज्य का क्षेत्रीय संगीत है। तो लोटिया की बात करते हैं तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर 3 राजस्थान का क्या है तो एक क्षेत्रीय संगीत है। इसे किसानों के द्वारा खेत में काम करते समय गाया जाता है। इसे आमतौर पर हिंदू पंचांग के अनुसार चैत के महीने में लोटिया त्यौहार के अवसर पर गाया जाता है। कब? चैत के महीने में। चैत जो त्यौहार है आपका, जो हिंदू आपका कैलेंडर है, जिस प्रकार अंग्रेजी जो कैलेंडर यानी कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार जनवरी फर्स्ट महीना है, उस प्रकार हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो चैत होता है प्रथम, और फागुन जो होता है आपका लास्ट महीना होता है। इसके अलावा आपका तमिलनाडु के लोक संगीत को देखें तो एक आपका पन्नी साई हो जाएगा। पंजाब की कुछ क्षेत्रीय संगीत को देखें तो जुगनी हो जाएगा, टप्पे हो जाएगा, माहिया हो जाएगा। इसके अलावा असम के कुछ क्षेत्रीय संगीत को देखें तो बोर गीत हो जाएगा, ओजपाली हो जाएगा। इन सभी को बस एक बार पढ़ लेना है
और अपने दिमाग में फिट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय का संबंध किस राजवंश से था। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य की बात करेंगे तो इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था आपका 1336 ईस्वी में। ठीक है, 1336 ईस्वी में किया था। और इससे पूछा है आपका कि कृष्णदेव राय किस राज से संबंधित है, तो कृष्णदेव राय की बात करेंगे तो इनका जो संबंध था आपका विजयनगर साम्राज्य में मूलतः 4 राजवंशों ने शासन किया था। जिस प्रकार दिल्ली सल्तनत में आप लोग 5 प्रकार के जो आपके राजवंश थे जैसे कि खिलजी वंश, गुलाम वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ठीक है, इन सभी ने शासन किया था। उस प्रकार आपका विजयनगर साम्राज्य में भी 4 राजवंशों ने शासन किया था जिसका नाम सुलभु, तुलबु, संगम और अराविदु था। ठीक है, तो उसमें से आपका जो तुलबु वंश था, तुलबु वंश का जो महान शासक था या कहिए विजयनगर साम्राज्य का ही महान शासक, वो आपका कृष्णदेव राय था। ठीक है, क्या कौन था? कृष्णदेव राय था। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका कृष्णदेव राय। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका तुलबु इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी वंश से संबंधित था आपका कृष्णदेव राय। ठीक है, चलिए इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में कौन कौन से 4 राजवंशों ने शासन किया था। तो पहला राजवंश आपका संगम वंश था। ठीक है, संगम वंश था इस विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश था। हरिहर और बुक्का इसके संस्थापक थे और हरिहर और बुक्का के पिता का नाम आपका संगम था, इसलिए इस वंश का नाम आपका संगम पड़ा था। संगम वंश का सबसे महान शासक की बात करेंगे तो देवराय द्वितीय। ठीक है, देवराय द्वितीय संगम वंश का सबसे महान शासक था। ठीक है, निकोलो कांटी, ठीक है, इटली का एक यात्री था निकोलो कांटी, इसी के दरबार में आपका क्या क्या था, भारत का यात्रा किया था, ये भी पूछा जाता है बाबा। एक आपका सुलभु राजवंश की बात करेंगे तो इसकी स्थापना नरसिम्हा ने किया था और इसने केवल एक संक्षिप्त अवधि में बहुत ही कम समय के लिए शासन किया था, मात्र 1886 यानी कि 14/9 आपका कितना हो गया 6 20 3 23। ठीक है, 23 वर्षों तक आपका शासन किया है, तो इसका राइट आंसर आपका नरसिम्हा हो जाएगा। तुलबु वंश की बात करेंगे तो इसकी स्थापना वीर नरसिम्हा ने किया था। सुलभु वंश का सलुवा नरसिम्हा ने, तुलबु वंश का वीर नरसिम्हा ने। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में शासकों में सबसे महान आपका कृष्णदेव राय तुलु वंश का था। इसके अलावा अरिदु वंश की बात करेंगे तो सबसे अंतिम राजवंश था। जिस प्रकार दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश कौन था, तो आपका इब्राहिम लोदी का लोधी वंश था, उस प्रकार विजयनगर समाज का अंतिम राजवंश आपका अरिवुदी वंश था। ठीक है, थिरुमाला, श्रीरंगा, वेंकटरमन, वेंकटद्वितीय इस राजवंश का महत्वपूर्ण शासक था। ठीक है, इसके अलावा ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से युद्ध के बाद है जो कि विजयनगर साम्राज्य का क्या होता है, खात्मा होना शुरू हो गया था, यानी पतन होना शुरू हो गया था। तो तालीकोटा का युद्ध। ठीक है, तालीकोटा का युद्ध हुआ था सन शायद 1576 है। ठीक है, 1575 या 76 है, सॉरी इसको हटाइए, हम अगले वीडियो में बताएंगे कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। अगर आपको मालूम है तो आप लोग बता दीजिए तालीकोटा का युद्ध आखिरकार आपका हुआ कब था, यह आप लोग का ड्यूटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश के विवर्तन में विवर्त में से किस रंग का प्रकाश सबसे अधिक मुड़ेगा, यानी कि विवर्तन आपको बताना है, यानी विचलन। ठीक है, किस प्रकार का जो विचलन है आपका सबसे अधिक होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है, यानी कि बैंगनी। ठीक है, बैंगनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि फ्रेंड्स आपका श्वेत प्रकाश में एक प्रिज्म से होकर गुजरता है बैंगनी रंग, यानी कि वर्ण रंग का विचलन सबसे अधिक होता है और लाल रंग का जो विचलन होता है सबसे कम होता है। ठीक है, देखिए इसको याद रखने का सबसे आपको ईजी तरीका है, ये दोस्तों आप एक श्वेत प्रकाश देख रहे हैं जो कि प्रिज्म के माध्यम से आपका क्या हो रहा है, विचलित हो रहा है। ठीक है, तो 7 प्रकार के रंग निकलते हैं जिससे कि हम लोग विजोड़ भी कहते हैं। ठीक है, ये जो आपका नाम दिया गया है आपका विजोड़ भी से आपका क्या नाम दिया गया है, तो उसको एक बार देख लेते हैं विजोड़। ठीक है, देखिए एक आपका वॉयलेट है, इसके अलावा इंडिगो है, इंडिगो के बाद आपका ग्रीन है, ग्रीन के बाद येलो है, येलो के बाद ऑरेंज है, ऑरेंज के बाद आपका रेड है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका जो दिया गया है वो दोस्तों आपका तरंग दैर्घ्य है। ठीक है, जो तरंग दैर्घ्य होता है उसका क्रम से दिया गया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो तरंग दैर्घ्य होता है वो दोस्तों आपका किसका होता है, सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होता है, तो लाल रंग का होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य लाल रंग का होता है, तो इसको याद रखिएगा, जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगा उसका जो विचलन होगा सबसे कम होगा। ठीक है, तो इसलिए लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य है सबसे ज़्यादा है, इस कारण इसका जो विचलन है सबसे अधिक है, और बैंगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम है, इस कारण इसका जो विचलन है आपका सबसे ज़्यादा है। ठीक है, बस आपको इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट है कि जीवन सूचकांक की भौतिकी गुणवत्ता में निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक शामिल नहीं है, साक्षरता, लिंग विकास सूचकांक या जीवन प्रत्याशा या शिशु मृत्यु दर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 लिंग विकास सूचकांक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग PQLI भी कहते हैं, यानी कि फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। ये राष्ट्र के आर्थिक विकास को मापने का एक समग्र संकेतक है। ठीक है, यह आपका 3 संकेतकों
को अर्थात बुनियादी साक्षरता दर, शिशु मृत्यु दर जीवन प्रत्याशा के आधार पर किसी देश के जीवन या कल्याण की गुणवत्ता को मापता है। जीवन प्रत्याशा की बात करेंगे तो किसी व्यक्ति की जीने की उम्मीद की औसत संख्या, ठीक है। इसके अलावा शिशु मृत्यु दर की बात करेंगे तो प्रत्येक 1000 जन्मों में से 1 वर्ष के साथ मरने वाले शिशु की संख्या। एक आपका बुनियादी साक्षरता दर की बात करेंगे तो 7 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो किसी भी एक भाषा में पढ़ने और लिखने की क्षमता रखता हो उसे समझने के लिए उसे साक्षर माना जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों संकेतों के आधार पर हम लोग क्या नापते हैं, आपका नापते हैं तो जीवन सूचकांक नापते हैं, जो कि ऑप्शन में तीनों दिया गया था। एक आपका लिंग विकास सूचकांक जो कि आपका इसका राइट आंसर था वो नहीं दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो भारत में साख का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो साख का निर्माण की बात करेंगे तो भारत में मात्र व्यावसायिक बैंकों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। मात्र व्यावसायिक बैंक, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा केवल 1, ठीक है। ऑप्शन 1 हो जाएगा केवल सी, ठीक है। व्यावसायिक बैंक हो जाएगा इसका राइट आंसर। आप बोलिएगा सर आपका केंद्र बैंक भी तो दिया गया था, रिजर्व बैंक भी तो दिया गया था, वो क्यों नहीं राइट आंसर होगा। तो आपको बता दें कि साख का जो निर्माण करना है सिर्फ व्यावसायिक बैंकों का काम है, ना कि आपका केंद्रीय बैंकों का काम है, ठीक है। केंद्र बैंक आपका भारत में सिर्फ एक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे कि बैंकों का बैंक कहा जाता है। वो बैंकों को विनियमित करता है, ना कि भारत में जो मुद्राएं आती हैं उसको विनियमित करेगा और साख का निर्माण करेगा, ठीक है। साख का निर्माण आपका केवल व्यावसायिक बैंक करता है, यानी साख का निर्माण का मतलब है कि जब बैंक में आप 1000 रुपये जमा करते हैं तो बैंकों का काम ही होता है पैसों से पैसे को बनाना, ठीक है। तो आपके 1000 रुपये से जो बैंक होता है, बैंक से पैसे बनाता है, उसे हम लोग साख सृजन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, तो साख सृजन कहते हैं। इसका जो निर्माण करना है सिर्फ आपका व्यावसायिक बैंकों का है, जैसा कि SBI हो गया, PNB हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया। इस तरह के बैंकों को आप सिर्फ साख निर्माण का काम होता है, ना कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट आपका है रजनी गवड़ा और हरनी गवड़ा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है। तो आपका इसका राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो 4 है आपका हो जाएगा रजनी गवड़ा हरनी महोत्सव असम की दिमासा जनजातियों के द्वारा मनाया जाने वाला वार्षिक त्यौहार है। कौन सी जनजाति के द्वारा, तो दिमासा, ठीक है। इसके अलावा ये नई खेती शुरू होने से पहले आयोजित किया जाने वाला एक सामाजिक धार्मिक उत्सव है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है भीमसेन जोशी का संबंध है निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय संगीत परंपरा से है, ठीक है। तो भीमसेन जोशी का बताना है, तो इनका संबंध आपका ऑप्शन नंबर 4 किराना घराना से हो जाएगा। इसके अलावा भीमसेन जोशी की बात करेंगे तो अगर आपसे पूछ दी जाए कौन से शास्त्रीय गायक है, यानी कि कर्नाटक या हिंदुस्तानी, ठीक है। 2 प्रकार के आपके शास्त्रीय गायक ही है भारत में, एक आपका हिंदुस्तानी, एक आपका कर्नाटक। हिंदुस्तानी उत्तर भारत में, कर्नाटक आपका दक्षिण भारत में, ठीक है। तो ये आपका हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित है भीमसेन जोशी। और घराना की बात करेंगे तो किराना घराना से संबंधित है और गायन के ख्याल रूप के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा इनको पुरस्कार की बात करेंगे तो कौन कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो आपका 1998 में संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। 2009 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आपका है कि 2022 में चाहत अरोड़ा ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित FINA वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप में 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक रेस कितने समय में पूरा किया था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका 1 मिनट 13 सेकेंड में, ठीक है। 1 मिनट 13 सेकेंड में दोस्तों ये जो रिकॉर्ड है आपका किसने चाहत अरोड़ा ने आपका पूरा किया था, ठीक है। देखिए भारतीय तैराक चाहत अरोड़ा ने 14 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में FINA वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं के 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। चाहत अरोड़ा ने 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक रेस को 1 मिनट 13.13 सेकेंड में पूरा कर लिया था। इसके अलावा सेकेंड स्थान पे आपका रही थी दक्षिण अफ्रीका की 19 वर्षीय लारा वान निरकक, जो कि 1 मिनट 3.93 सेकेंड ली थी। इसके अलावा थर्ड स्थान पे आपका USA की लिली किंग रही थी, जो कि 1 मिनट 3.94 सेकेंड के साथ तीसरे स्थान पर थी। इसके अलावा FINA क्या होता है, तो FINA आपका फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेटेशन है, जो कि तैराकी, गोताखोरी, वाटर पोलो, सिक्रोनाइज और ओपन वाटर स्विमिंग जैसे जलीय खेलों के लिए विश्व शासी निकाय आपका है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि इनमें से कौन सा हरित क्रांति के प्रभाव में से एक नहीं है, ठीक है। हरित क्रांति के प्रभाव में से फ्रेंड्स आपका इनमें से कौन सा एक नहीं है, आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो 4 हो जाएगा नगद भुगतान से वस्तु यानी कि अनाज द्वारा भुगतान में बदलाव, ये आपका प्रभाव नहीं है। बाकी जो प्रभाव आपके ऊपर दिए गए हैं जैसे कि भूस्वामी या किसानों और कृषि मजदूरों के बीच पारंपरिक बंधनों अथवा पुश्तैनी संबंधों में शिथिलता, ये आपका है। मुक्ति, दिहाड़ी मजदूरों का एक वर्ग का उदय, ये भी है। गहन कृषि के कारण कृषि मजदूरों की संख्या में बढ़ोतरी, ये भी आपका प्रभाव में से है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं हरित क्रांति से संबंधित जो प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं या आ चुके हैं, ठीक है। उसको देखकर हम लोग आज के सेशन को समाप्त करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि 20वीं शताब्दी में कृषि रणनीति को अपनाने के लिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कौन से दशक में किया गया था, तो 1970 के दशक में, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1966 में भारत में किया गया था, तो दशक आपका 1970 होगा। विश्व में हरित क्रांति के
जनक कौन थे, तो नॉर्मन ब्लॉक थे। अगर आपसे पूछा जाए नॉर्मन ब्लॉक का संबंध किस देश से था, तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका बताना है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए विश्व में हरित क्रांति शुरू कहाँ से हुआ था, तो मोरक्को बताना है। क्या बताना है, मोरक्को बताना है। अगला है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किससे माना जाता है, ये तो विश्व में बात कर लिए, तो भारत में बात करेंगे तो एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। 1972 में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन हरित क्रांति को संदर्भित करता है, तो उच्च उपज देने वाली किस्म कार्यक्रम, यानी कि जिसे हम लोग नाम दिए हुए हैं HYBP, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न आपका है ही नहीं, क्योंकि आज का जो प्रश्न की संख्या था आपका 25 ही था, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर नंबर 18 है वो भी आपका प्रश्न के साथ समाप्त होता है। प्रश्न आपको अच्छा लगा, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब तो करना है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।